डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी क्लैपेरॉन समीकरण क्या होता है। क्लैपेरॉन समीकरण किसी भी जो एक निकाय की हम बात करते हैं उसमें जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है उसका ताप के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि ये वह इक्वेशन जो किसी भी दो प्रावस्था वाला निकाय हो, जैसे लिक्विड वेपर हो या ठोस वेपर हो या लिक्विड सॉलिड हो, इस प्रकार के निकाय के अंदर जो साम्यावस्था दाब है उसका ताप के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। सो द इक्वेशन विच शोज द रिलेशन बिटवीन change of equilibrium pressure of system having two phases like liquid vapor, solid vapor, liquid solid etc with temperature। और इसके अंदर ये एक कंडीशन हमने लगाई है कि यहाँ पर सिंगल फेज होना चाहिए, यानी कि जैसे वाटर है या वाटर वेपर है, इस प्रकार से एक ही सिस्टम में एक ही अवस्था होनी चाहिए। अब हम किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर फ्री एनर्जी चेंज को अगर हम कंसीडर करते हैं किसी भी पदार्थ की एकल अवस्था के लिए, तो हम इस प्रकार से इस समीकरण को दे सकते हैं कि dg इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। जैसा इसकी आप जानते ही हैं कि जब भी साम्य अवस्था होती है तो उस समय पर जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है उसका मान हमेशा 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के अंदर जब dg इज इक्वल टू 0 होगा, इसका क्या तात्पर्य हुआ कि dt का मान भी 0 होगा और dp का मान भी 0 होगा। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और प्रेशर भी जो है वो कांस्टेंट होगा। उस स्थिति के अंदर dt will be equal to 0 when temperature and pressure both are constant, then dt will be equal to 0 and dp will be equal to 0। तो उस स्थिति के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो भी 0 हो जाएगी, सेकेंड टर्म है वो भी 0 हो जाएगी, तो dg का मान जो है वो 0 हो जाएगा। अब हम कोई भी एक पदार्थ ले लेते हैं, उसकी एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था के अंदर रूपांतरण को देखते हैं, तो उसको हम इस समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। चेंज ऑफ वन फेज टू अनदर फेज ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज A1 इज इन इक्विलिब्रियम विद A2। तो यहाँ पर पदार्थ जो रिएक्टेंट हमने लिया है वो A है, वो पहले फर्स्ट अवस्था के अंदर है, फिर हमने इसको लिया है सेकेंड अवस्था में, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम प्रावस्था। तो अब इसके अंदर जो प्रारंभिक अवस्था है उसके अंदर जो इसका मुक्त ऊर्जा है वो हमने जीवन ले लिया है, मोलर मुक्त ऊर्जा, और जो अंतिम अवस्था है उसके अंदर जो इसकी मोलर मुक्त ऊर्जा है वो हमने लिए G2। तो इस प्रकार हम सिस्टम का डेल्टा G यानी कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, या हम ये कह सकते हैं कि फ्री एनर्जी जो चेंज है, मुक्त ऊर्जा जो परिवर्तन है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा G विल बी इक्वल टू G2 माइनस G1। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जैसा कि अभी हमने कहा कि dt का मान 0 हो जाएगा, dp का मान 0 हो जाएगा, तो उस स्थिति के अंदर dg का मान 0 हो जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा g इज इक्वल टू 0। और इन अदर वर्ड्स इस समीकरण के द्वारा हम दे सकते हैं कि इस स्थिति के अंदर g2 विल बी इक्वल टू g1, और इन अदर वर्ड्स dg2 इज इक्वल टू dg1। मतलब अंतिम जो अवस्था है उसके अंदर जो भी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है उसके बिल्कुल बराबर होगा। अब हम प्रथम समीकरण के अकॉर्डिंगली dg2 का मान लिख सकते हैं। वहां हमने लिखा था dg इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, तो dg2 इज इक्वल टू माइनस एस टू डी टी प्लस वी टू डी पी। इसी प्रकार से dg1 इज इक्वल टू माइनस एस वन डी टी प्लस वी वन डी पी। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि साम्यावस्था के अंदर ये दोनों जो है वो बराबर होंगे। तो और इन अदर वर्ड्स माइनस एस टू डी टी प्लस वी टू डी पी विल बी इक्वल टू माइनस एस वन डी टी प्लस वी वन डी पी। अब हम जो वी डी पी की टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, जो एस डी टी की टर्म्स है उनको हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। सो वी टू डी पी माइनस वी वन डी पी विल बी इक्वल टू एस टू डी टी माइनस एस वन जी टी। अब हम इसमें dp कॉमन निकाल रहे हैं, तो v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई बाय dp दैट वुड बी इक्वल टू s2 माइनस s1 मल्टीप्लाई बाय dt। और इन अदर वर्ड्स इस समीकरण के द्वारा हम लिख सकते हैं dp बाय dt इज इक्वल टू s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1। तो यहाँ पर हमने लिखा dp बाय dt इज इक्वल टू S2 minus S1 divided by V2 minus V1. Now S2 minus S1 may be written as delta S and V2 minus V1 may be written as delta V. Delta S किसके बराबर है, S2 minus S1, यानी कि डिफरेंस इन एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी में कितना अंतर आया, और डेल्टा V जो है वो आयतन में अंतर यानी डिफरेंस इन वॉल्यूम को दर्शाता है। सो V2 minus V1 is equal to delta V, that is equal to difference in वॉल्यूम। अब हम जैसा कि जानते हैं कि G की वैल्यू हम इस समीकरण के द्वारा भी दे सकते हैं जिसमें ये G का
एंथैल्पी और एंट्रोपी के साथ संबंध को दर्शाता है, यानी G इज इक्वल टू हो गया H माइनस TS, और इन अदर वर्ड्स डेल्टा G इज इक्वल टू G2 माइनस G1। अब हमने ये कहा है कि प्रारंभिक अवस्था और जो अंतिम अवस्था का जो मुक्त ऊर्जा है, मोलर मुक्त ऊर्जा, उसका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा G के। अब हम जो G का मान है यहाँ पर, G2 और G1 का मान है, वो भी हम इसके रेफरेंस में लिख लेते हैं, H2 माइनस T2 S2, और इसी प्रकार H1 माइनस T1 S1। अब हम H के मान को एक साथ लिख लेते हैं, तो इस समीकरण के द्वारा H2 ले लिया, समीकरण में इस पार्ट के द्वारा H2 लिया, और इधर वाली पार्ट से हमने H1 ले लिया माइनस T2 S2 माइनस T1 S1। सो H2 माइनस H1 जो है वहाँ डेल्टा H के बराबर है। जैसा कि हमने कहा कि साम्यावस्था के ऊपर हम टेम्परेचर को स्थिर मानेंगे, तो T2 इज इक्वल टू T1 और दैट में बी इक्वेटेड टू T। तो यहाँ पर हमने T2 T1 क्योंकि समान है, इसलिए हमने यहाँ पर एक परम ताप का एक मान T ले लिया है, और T और ये S2 माइनस S1, T को हमने कॉमन निकाला तो बचा हुआ रह गया अंदर S2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1 जो है वो भी किसके बराबर हो गया, डेल्टा S के। तो इस प्रकार हमें एक नया समीकरण मिल गया। एंथैल्पी और एंट्रोपी के टर्म में हमें मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब इसके अंदर साम्यावस्था में हम अगली कंडीशन लगाते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू 0, तो उस स्थिति के अंदर 0 विल बी इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S हो जाएगा, और डेल्टा S इज इक्वल टू इस समीकरण के द्वारा डेल्टा H बाय T हो गया। अब जैसा कि हमने पूर्व में देखा था कि जो dp बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा s बाय डेल्टा v था, तो इसके अंदर dp बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा s बाय डेल्टा v के अंदर हम डेल्टा s का मान डेल्टा h बाय t के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर कर दिया। dp बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा h बाय t, और डेल्टा s के स्थान पर हमने ये रख दिया डिवाइडेड बाय डेल्टा v है ये। तो इस इक्वेशन को हम अब क्लैपेरॉन समीकरण कहते हैं, यानी दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लैपेरॉन इक्वेशन व्हिच शोज द रिलेशन बिटवीन चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ टू फेजेस ऑफ अ प्योर सब्सटेंस एट इक्विलिब्रियम। जो साम्यावस्था के अंदर किसी भी शुद्ध पदार्थ की शुद्ध अवस्था की दो प्रावस्थाओं के मध्य में ताप और जो उसका दाब में परिवर्तन है वो उसके मध्य में जो संबंध है उसको ये दर्शाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्लैपेरॉन इक्वेशन की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। अब हम दो स्टेट का जैसे हम ले लेते हैं और भी इसको अधिक हम उपयोगी बनाते हैं। जैसे हमने शुद्ध पदार्थ की दो प्रावस्थाएं ले ली, तो उसके आधार पर हमने जैसा कि यहाँ पर देखा कि dp जो है वो T और डेल्टा V के व्युत्क्रमानुपाती है और डेल्टा H के समानुपाती है। अगर हम और कंडीशंस को स्थिर रखते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हम अगर परिवर्तन पर अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इस का हमने अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर dp के स्थान पे हमने लिख दिया P2 माइनस P1 और नीचे हमने लिख दिया T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाय T इंटू डेल्टा V। अब हम इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम P1 टू P2। तो प्रारंभिक अवस्था का P1 प्रेशर ले लिया, अंतिम अवस्था का P2 ले लिया, सो dp इज इक्वल टू डेल्टा H बाय डेल्टा V। यहाँ पर हमने ये मान लिया कि जो डेल्टा H और डेल्टा V है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर रख दिया। फिर हमने इंटीग्रेशन किस किस का किया, T1 T2 के रेस्पेक्ट में dt बाय t का। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय डेल्टा V ln T2 बाय T1। ये जो समीकरण है ये कंपैरेटिवली जो पहला वाला जो हमने समीकरण निकाला है इसकी तुलना में अधिक थोड़ा परिशुद्ध होता है, और इसका प्रयोग जो है ऐसी गणनाओं के अंदर ज़्यादा करते हैं जहाँ पर कि जो ताप का अंतर है वो अधिक सुप्रेक्षीय या एप्रिशिएबल होता है। तो उस जगह पर इस समीकरण की बहुत उपयोगिता होती है, और इसको हम आगे न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में हम देखेंगे कि क्लैपेरॉन इक्वेशन है उसका गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के द्वारा किस प्रकार उसका व्युत्पन्न हम कर सकते हैं, किस प्रकार हम निर्गमन कर सकते हैं।